Okay, so let us start today's session with a quick recap of what we learned yesterday. पिछले सेशन में ज्यादा कुछ हमने देखा नहीं था. इट वॉज वेरी सिंपल सेशन, द लास्ट वन, प्रीवियस वन. हमें सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट थी. नंबर वन, ये जो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन आपने डिराइव किया था, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप, magnetic field, external magnetic field into I into area of loop into sin theta. ये जो टॉर्क का इक्वेशन है ये आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिख सकते हो. और वो कैसे लिख सकते हो? तो इट इज सिंपल, यू शुड नो. मैंने बताया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट n into I into a. तो n I a को अलग कर दिया, b sin थीटा. मतलब टॉर्क का ही इक्वेशन है. हमको टॉर्क का इक्वेशन सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखना था. तो दिस इज इक्वल टू म्यू बिकॉज एन आई ए इज म्यू बी साइन थीटा, राइट. तो द मोमेंट यू सी म्यू बी साइन थीटा, मतलब दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ म्यू एंड बी. मतलब म्यू भी वेक्टर होगा. अगर म्यू वेक्टर होगा तो म्यू के डायरेक्शन की हमको बात करनी है. एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था अगर आपके पास ऐसा एक लूप है, मान लो ये रेक्टेंगुलर लूप है, तो म्यू इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में जो कॉइल रखा था, इसी कॉइल को हम लूप बोल रहे हैं. और ये जो लूप है, लूप को परपेंडिकुलर विल बी द डायरेक्शन ऑफ म्यू. So it will be either coming out from this board or it will be going inside the plane of board. Okay, and or you can also write direction in terms of north pole to south pole. So you can write this torque in vector form as mu bar cross v bar. सिंपल टॉपिक था. सिर्फ आपको टॉर्क को इन टर्म्स ऑफ, यू आर सपोज्ड टू राइट इन टर्म्स ऑफ म्यू, दैट्स इट. क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करना है. याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज मैग्नेटोस्टैटिक्स. वहां पे चार्जेस रेस्ट पे थे, यहाँ पे करंट स्टेडी है. तो अगर आप कंपेयर करोगे तो यू विल रिमेंबर इट इज पी बार क्रॉस ई बार. गुड. देन because you can compare these two, you can also talk about potential energy. किसका potential energy? मैग्नेटिक डाइपोल का. कहां पे रखा है मैग्नेटिक डाइपोल? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में. so you can talk about potential energy of magnetic dipole. magnetic dipole inside or in external magnetic field. तो जैसे आपको याद होगा ही, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, so you have this external electric field. external electric field, इस external electric field में इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर होगा, I am not drawing exact diagram now. so here इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कल आपने बताया था, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड हियर एंड नेगेटिव इज अट्रैक्टेड ओवर हियर. सो देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट. दे टेंड टू रोटेट दिस डाइपोल. और ये रोटेशन हुआ, मान लो पहले मैंने इसको ऐसा रख दिया था, फिर वो टॉर्क की वजह से रोटेट हो गया, फिर उसको वापस अपनी जगह पे लेके जाना है, तो वर्क डन करना पड़ेगा. वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो कहां गया? So it is stored in the form of potential energy of the dipole inside external electric field. तो उसका potential energy का फॉर्मूला 11th में हमने डिराइव किया था, which is minus p bar dot e bar. Remember the difference. Energy can never be a vector quantity. इसलिए यहाँ पे क्या है? Scalar product, dot product. टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर याद होगा तो टॉर्क भी P मल्टीप्लाइड बाय E है. सिर्फ ये P वेक्टर मल्टीप्लाइड E, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, और ये डॉट प्रोडक्ट. तो अभी याद रहेंगे इक्वेशंस. सेम ही तो है, P इंटू E
P इंटू ई, सिर्फ यहाँ पे इंटू मतलब डॉट, यहाँ पे इंटू मतलब क्रॉस विथ अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, राइट। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल था, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल होगा म्यू बार डॉट बी बार। इसका मतलब यू कैन राइट दिस एज माइनस म्यू बी कॉस ऑफ थीटा। अब दो केसेस है, एक है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का, वेयर यू पीपल गेट कंफ्यूज्ड इज -1 और 0 में आपको लगता है मिनिमम 0 है, मिनिमम इज माइनस। तो कॉस की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये माइनस म्यू भी बचेगा, राइट। तो माइनस म्यू भी मतलब मिनिमम, तो मिनिमम के लिए कॉस की वैल्यू 1, कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? कॉस कॉस अच्छे से सोच लो, कॉस 0। तो जब थीटा 0 है तब कॉस ऑफ थीटा 1 है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है माइनस म्यू बी, करेक्ट, राइट। यू हैव टू थिंक अबाउट ओरिएंटेशन आल्सो। थीटा मैंने बताया था, इट इज द एंगल बिटवीन, इन दिस केस ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक डाइपोल में सिर्फ यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बार वाज फ्रॉम माइनस टू प्लस, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये थीटा था एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। Here this theta will be the angle between magnetic dipole and magnetic field, right? तो थीटा 0 होने का क्या मतलब? मतलब ओरिएंटेशन ऐसा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, राइट। सो नॉर्थ टू साउथ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ म्यू बार, नॉर्थ टू साउथ, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार, यस। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब आएगा? व्हेन मैग्नेटिक डाइपोल इज ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक क्लियर? श्योर। और मिनिमम हो गया, अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब आएगा? व्हाट इज मैक्सिमम? म्यू बी प्लस, मतलब cos थीटा की वैल्यू -1, cos थीटा की वैल्यू -1 कब होगी? 180 डिग्री। तो थीटा जब 180 होगा, यू विल हैव प्लस म्यू बी एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारा का सारा स्टोरी, इट इज हियर, everything that I told you is here. So first we started with writing down torque in terms of magnetic dipole moment. तो ये इक्वेशन से स्टार्ट करना है, फिर आपको बोलना है कि म्यू इज NIA, then you can say NI की जगह पे म्यू, so torque is म्यू b sin theta, so torque is म्यू bar cross b bar, then magnetic potential energy of a dipole. So as I told you, you have to start by comparing with what happens in the case of electric dipole. Then you have to say similarly. So similarly, you will get potential energy of magnetic dipole in external magnetic field minus mu bar dot b bar. So that will be minus mu b cos theta. If theta is 0, u is this. So you have minimum. And if theta is 180, you have u mu b, that is maximum. That's it. So let us go to next topic now. Next topic is Biot-Savart law, in which you are supposed to find out magnetic field due to current. पहले तो समझ लो कि कंफ्यूजन कहाँ होता है। कंफ्यूजन यहाँ होता है, अगर आपको याद होगा, हमने एक आर्बिट्ररी शेप्ड वायर लिया था, राइट। हमने इस आर्बिट्ररी शेप्ड वायर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया था। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, मतलब दैट एक्सटर्नल फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, करेक्ट। हमने मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन किस पे? करंट कैरिंग वायर, कहां पे? इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ऐसा एक इक्वेशन बनाया था जिसको आपने बिल साइन थीटा ऐसा हुआ था, करेक्ट, राइट। एंड बाय द वे ये आर्बिट्ररी शेप वायर था। फिर आपने क्या किया था? आपने एक लेंथ एलिमेंट लिया था,
अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड कहां से आया, वी डोंट केयर, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, कहीं से तो आया। वो क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, किस पे कर रहा है, वायर पे। वायर में क्या है, करंट, राइट। बायोट-सावर्ट लॉ में what you are supposed to do is, in this law, first of all, there is no external magnetic field, right? So we are not talking about what is the force acting on arbitrary shaped wire kept in an external magnetic field. No, here there is no external magnetic field. यहाँ पे वायर में जो करंट है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उसका इक्वेशन होता है बायोट-सावर्ट लॉ, राइट। तो व्हेन लिखा भी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, किसकी वजह से, करंट, राइट। डिफरेंस समझा। वहां पे हमने मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया था किस पे, आर्बिट्री शेप्ड वायर पे। क्यों, बिकॉज उसमें करंट है और वो एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वायर में करंट है, ये करंट फील्ड जनरेट करेगा, उस फील्ड का इक्वेशन चाहिए, राइट। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 11, उसमें भी आप सिमिलर कॉन्सेप्ट देखते हो। आप बोलते हो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की सराउंडिंग में ऐसा स्पेस है, रीजन है, जहां पे अगर दूसरा चार्ज आ गया तो वो force experience करेगा। That force is given by Coulomb's law, and I am not interested in writing down the formula now. You know, Q1 Q2 by R square into some constant. ये था force, किस पे, दूसरे चार्ज पे, किसने लगाया, पहले ने, राइट। फिर आप बोलते हो कि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, राइट। देन यू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया था, आपने बोला था कि ये सोर्स चार्ज है क्योंकि इसका फील्ड है, उसमें ये आ गया इन्वेडर, राइट, दिस इज टेस्ट चार्ज। फिर आप बोलते हो टेस्ट चार्ज पे अगर ये टेस्ट चार्ज 1 कूलम्ब होता तो उस 1 कूलम्ब चार्ज पे, मतलब ये जो टेस्ट चार्ज दिखाया था मैंने, वापस समझ लो, ये टेस्ट चार्ज 1 कूलम्ब है। अगर ये टेस्ट चार्ज 1 कूलम्ब है तो इस 1 कूलम्ब पे कितना फोर्स लगेगा, that is by definition electric field. Electric field is defined as the force experienced by unit positive charge, unit मतलब 1, positive मतलब +1 charge when kept in an external field, right? This is how you define electric field. क्योंकि हम बार बार स्टोरी लिखते नहीं बैठ सकते ना, क्या लिखोगे, there is a space surrounding every charge in which if other charge is brought, that charge experiences a force, hence we can say that there is electric field. No, डिफाइन करना पड़ेगा आपको मैथमेटिकली। तो आप बोलते हो कि अभी ठीक है, हमारे पास जो दूसरा चार्ज है उसको 1 कर दो, जितना भी फोर्स होगा उसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसको अभी भी नहीं समझा है तो समझ लो, ये सोर्स चार्ज QS, ये टेस्ट चार्ज QT, right? What is force between these two? QS QT by R square. But by definition of electric field, test charge should be +1 कूलम। मतलब ये यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, ओके। बट अभी मेरे पास 1 कूलम चार्ज नहीं है, मेरे पास 1 छोड़ के सब है, फिर क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक काम करो, ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को ही टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर लो, हो गया 1। यस, मतलब यहाँ QT था तो मैंने QT से डिवाइड कर दिया, कैंसिल कैंसिल, राइट। दिस इज बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आप बोलते हो फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, किसका फील्ड, सोर्स का, राइट। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड E of the source charge is K सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो याद होगा आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा था आपने QS by R स्क्वायर। यहां तक याद है इलेक्ट्रिक फील्ड, गुड। इसका मतलब हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, और मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने अभी बताया, इट इज K मतलब 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही Q दिखता है, फोर्स में 2 Q होते हैं,
अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज का है वही चार्ज ऊपर दिखता है अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। पोटेंशियल में एक ही चार्ज जिसका पोटेंशियल है वो अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी में दोनों चार्जेस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज का होता ही नहीं, तो ये याद रखना, राइट? So anyways, not going into further details of electrostatics, comparison is what you need. Electrostatic, charge at rest. Any point at distance r in the field of charge at rest, you have electric field K Q by R square. पता है फॉर्मूला? यहां पे सेम कॉन्सेप्ट. इफ यू हैव स्टेडी करंट, मतलब मैग्नेटोस्टैटिक्स, राइट? चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्टेडी करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर यहां तक, राइट? सिर्फ इतना है, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन बोलोगे. सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पे उसका इक्विवेलेंट मैग्नेटिक इंडक्शन. गुड. तो क्वेश्चन ये है, जैसे यहां पे एक डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, वैसे ही एक पॉइंट P है हमारे पास यहां पे, उसका डिस्टेंस. अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. तो वहां पॉइंट चार्ज था तो डिस्टेंस मेजर कर लिया, यहाँ पे कहां से डिस्टेंस मेजर करोगे? यहां से करना है कि यहां से करना है कि कहां से करना है? The big problem here. That is why you need a law. This law tells you कि सबसे पहले आप इस पूरे वायर के एलिमेंट्स करो. तो divide this wire into elements. Okay? तो मैं थोड़ा सा वायर का शेप चेंज कर रहा हूं because I want to show some angle later. तो maybe this, just a little change in the shape of wire. That is okay. I'll shift this point P here. तो ये जो वायर है आर्बिट्री शेप्ड, सबसे पहले डिवाइड दिस इनटू स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स. तो दिस इज वन ऑफ दैट एलिमेंट्स. बहुत सारे हैं, मैं एक ही बता रहा हूं, राइट? अब जब करंट आए इस एलिमेंट से पास होगा तो ये एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. किस पे? एट पॉइंट P. इट डजंट मीन कि यहां पे जनरेट नहीं कर रहा है, यहां पे भी कर रहा है. मैंने रैंडमली एक पॉइंट लिया P, मुझे पता करना है कि ये P पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट कैरिंग करंट आए, कितना मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, कितना मैग्नेटिक इंडक्शन है. तो डिस्टेंस की जरूरत थी, यहां पे भी है. तो डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? अब अभी भी प्रॉब्लम है, एलिमेंट है, अभी एलिमेंट कहां से मेजर करूं मैं? यहां से, यहां से, कहां से? तो वी से दैट ये जो डिस्टेंस है हम सेंटर ऑफ द एलिमेंट से मेजर करेंगे. So this is the distance r, right? अब जो लेंथ एलिमेंट है dl, तो वो dl is a vector quantity, you know that. लेंथ एलिमेंट, लेंथ याद है? बिल साइन थीटा में I को हमने वेक्टर नहीं लिया था, किसको लिया था? L को. तो क्या लिखा था? I L बार क्रॉस B बार. हाँ, तो ये dl वेक्टर है, तो ये dl वेक्टर है. So this is dl वेक्टर. तो ये आ गया आपका dl वेक्टर का डायरेक्शन, ऐसा, राइट? आई एम नॉट शोइंग डायरेक्शन हियर बिकॉज आई वांट टू शो एंगल. तो एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड द लाइन joining center of the length element to the point, right? So theta is the angle between so theta is the angle between length element and the line joining the center of the length element to that point, right? यहां तक क्लियर? पैरामीटर समझ में आए? Now according to Biot-Savart law, magnetic induction at point P due to a small length element dl bar dB is proportional to, number one, to the length element itself,
नंबर 2, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, तो पता ही है आपको, राइट। नंबर 3, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द लेंथ एलिमेंट टू दैट पॉइंट, sin थीटा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर, यहां तक क्लियर। सो इन सबको कंबाइन कर दोगे अगर, इफ यू कंबाइन ऑल दिस यू विल गेट dB proportional to I dl sin theta by r square। वहां पे क्या था, E proportional to Q by r square, Q by r square, यहाँ पे IDL by r square। थीटा तो ठीक है, that is number, साइन ऑफ अ नंबर इज अ नंबर। कभी सुना है कि साइन ऑफ 10 मीटर, साइन ऑफ 10 सेकेंड, नहीं, तो ये नंबर है। सो एनीवेज, देन वहां पे जैसे आपने कांस्टेंट यूज किया था k, विच इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 0, वो डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर। वैसे ही यहाँ पे भी एक कांस्टेंट ले लेंगे, लेट अस कॉल दिस k फॉर द टाइम बीइंग, k I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। ये k भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और ये k दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक, which system of units you are using, if you are using SI तो अलग, if you are using CGS तो अलग। दूसरा, what is the medium surrounding the wire, इस वायर को कौन से मीडियम में रखा है, एयर में रखा है तो अलग। तो by the way you should know this K depends on two things, number 1 which system you are using, number 2 space, मतलब medium surrounding the wire। For vacuum या फिर air you will have this K as mu 0 by 4 pi। वहां पे क्या था, 1 upon 4 pi epsilon 0, यहाँ पे mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square, right? समझा यहाँ तक? So roughly what you have understood, you understood electrostatics में E was 1 by 4 pi epsilon 0 Q by r square। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स में dB, ये dB है, ये कंप्लीट फील्ड नहीं है, ये एक एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस्ड फील्ड है। इट इज mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square। फिर ऐसा यूनिट्स में ये था 9 into 10 power 9, और ये आता है 10 power minus 7। दिस इज जस्ट 10 power minus 7, mu 0 by 4 pi is 10 power minus 7। दैट्स इट, सिंपल है ये, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपने डायरेक्शन की बात की थी, आप बोलोगे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, राइट, इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। अगर नेगेटिव है तो डायरेक्टेड इनवर्ड्स। यहां पे डायरेक्शन देना इतना इजी नहीं है, बट वेट अ मिनट, डू यू रिमेंबर राइट हैंड थंब रूल? यस, तो डायरेक्शन इन दिस केस इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत आसान है, पुट अ बार, पुट r cap, where r cap is directed away from the charge in case of positive। यहाँ पे इट इज नॉट दैट इजी, सो लेट अस मेक इट इजी। क्या करेंगे, इसको साइन थीटा को थोड़ा साइड में कर दो, फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा r लिख दो, फिर इस r स्क्वायर को r क्यूब कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय r, मतलब दिस इज व्हाट यू हैव डन। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि I स्केलर था, उसको वेक्टर बना नहीं सकते, dl वेक्टर था, और साइन थीटा, ऐसा हमने कहीं तो देखा है, ए बी साइन थीटा वेक्टर प्रोडक्ट। अभी ए तो था ही नहीं, सिर्फ बी साइन थीटा, तो क्या करेंगे, जबरदस्ती का लाएंगे, है ना। तो मेरे पास अगर सिर्फ बी साइन थीटा है और मुझे वेक्टर में ही लिखना है, आई वॉन्ट टू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म, तो फिर क्या करेंगे, नहीं लिख सकते, चलो मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइड बाय ए,
ये ऊपर आपका आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन ए, राइट राइट, यहाँ पे भी वही है सर। तो हियर द मोमेंट यू राइट डाउन इन वेक्टर फॉर्म you will have mu 0 by 4 pi I dl sin theta। तो इसको आप लिखते हो dl बार क्रॉस r बार अपॉन r क्यूब। साइन थीटा मत लिख देना, ये आ गया इसमें, करेक्ट, राइट राइट। there's something wrong, something is wrong here, do you see something is wrong? What is wrong or is this correct? सही है क्या सब? All good? Is this good? Left hand side पे वेक्टर, yes. mu 0 by 4 pi, yes. I, yes. dl इसको आपने लिखा वेक्टर फॉर्म में, तो लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर लिखा, करेक्ट। नीचे r क्यूब है, करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ओके, क्लियर? इसका और एक फॉर्म है, वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, मतलब ये आएगा r बार बाय r, बराबर। मतलब मैं लिख सकता हूं r बार को एस r इंटू r कैप, राइट। मतलब ये इक्वेशन ऐसा भी आ सकता है म्यू 0 बाय 4 पाई आई डी एल बार क्रॉस r बार को क्या लिखोगे? r r कैप, ऊपर एक r, मतलब यहाँ पे r और नीचे r क्यूब, एक एक गया, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज ओके। dl बार क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। इफ यू डोंट वांट टू राइट दिस, ओके, नो इशू, ऐसा रखो, फाइन, दिस इज ऑल गुड। समझा यहाँ तक? वी विल गो अगेन, थ्योरी भी करेंगे, लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, little bit, but for the timing it is important for you to understand this. So Biot-Savart law gives you what? It gives you magnetic induction at a point P at a distance r from the center of length element. It is given by dB is proportional to IDL sin theta by r square. So dB equal to some constant of proportionality k ideal sin theta by r square. That constant of proportionality depends on SI units or CGS units, मतलब system of units used, and it depends on medium in which the wire is kept. So let us first note this down and बाद का बाद में देखते हैं। So first of all, you need to write down statement, and statement is very easy. और एग्जाम में आता है, write a note on Biot-Savart law. तो you need to know कि इसको जितना सिंपल हो उतना सिंपल में लिखो। Statement. What is the statement? What does this give you? Magnetic induction. Okay. It states that magnetic induction at a point P at a distance r from the center of length element dl, length element dl, ये dl है, okay। Magnetic induction at a point P at distance r from the center of length element dl is number 1 directly proportional to, इसको directly proportional था, directly proportional to the length element dl itself. Number 2 किसको proportional था? Current. So it was directly proportional to the length element. It was directly proportional to the current passing through that dl. Number 3 directly proportional to angle नहीं, not angle,
साइन ऑफ एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर एंगल बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. इट इज यू हैव टू पे अटेंशन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज द प्रॉब्लम हियर. तो ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए. नाउ बिकॉज यू सेड समथिंग, सो यू नीड टू नो दिस आल्सो. देखो, अगर आपके पास ऐसा है, समथिंग x इज प्रोपोर्शनल टू cos ऑफ थीटा, करेक्ट. फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया x इज प्रोपोर्शनल टू थीटा. गए, क्यों गए? थीटा बढ़ेगा. थीटा बढ़ेगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90. What is cos 0? 1. What is cos 30? Root 3 by 2. What is root 3 by 2? 0.86. What is cos 45? 1 by root 2, 0.7. What is cos 60? 1 by 2, मतलब 0.5. What is cos 90? एंगल बढ़ रहा था, लेकिन कॉस ऑफ एंगल कम हो रहा था. एंगल 0 से 90 जा रहा था और कॉस की वैल्यू 1 से 0 जा रही थी. सो रिमेंबर ऑलवेज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल. किसमें? बिटवीन द लेंथ एलिमेंट, between the length element and the line joining the center of length element, line joining the center of length element and the point P, where you are supposed to find out induction. कोई भी पॉइंट मत ले लेना. नंबर 4, it is inversely proportional to square of the distance. Yes, it is inversely proportional to square of the distance, or to square of the distance. Right? Good. Now अभी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको. अनफॉर्चुनेटली क्या करें, लिखना तो पड़ेगा. क्या बोलेंगे? कंसिडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ आर्बिट्ररी शेप या फिर रैंडम शेप एज शोन इन फिगर. ओके, सो यू हैव टू कंसिडर a current carrying wire, मतलब conductor of arbitrary shape carrying current I. Okay, then उसके बाद किया कि आपने पूरा का पूरा वायर ले लिया कि हमने नहीं, क्या किया? assume, क्या assume किया? assume the wire to be made up of number of small elements, number of small length elements. हर एक का लेंथ सेम था क्या? each of length dl. Right? Correct? और why I'm telling you all this, because एग्जाम में लिखते टाइम लिंक ही नहीं बैठता है. Physics is the simplest subject, provided if you make a brain map. उसके बाद क्या किया? कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? At some point. So let P be the point at a distance r from the center of element, where induction, मतलब magnetic induction is to be determined. हो गया. इसके बाद क्या करेंगे? क्या रह गया आप डिफाइन करना? डीएल हो गया, आई हो गया, आर हो गया, क्या बाकी रह गया? थीटा. सो थीटा डिफाइन कर देना. लेट थीटा बी द एंगल
between, अभी वो लिखते बैठो आप, between the center of the element and line joining, blah blah blah, that you can do. I don't care. You can write. Therefore, finally, according to Biot-Savart's law, I don't remember it was V or W, it was V. So Savart's law, dV is equal to some constant k I dl sine theta by r square. In SI units, k is equal to k, capital K is equal to mu 0 by 4 pi if the surrounding space is, if the surrounding medium is air or vacuum. राइट, हर एक चीज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो मार्क्स जाएंगे. ओके, देयरफॉर यू विल हैव dv is equal to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square, where mu 0 is, what is mu 0? What is mu 0? नहीं, value. I'm not asking value. What is the meaning of mu 0? ऐसा वर्ड सुना है क्या कहीं पे? परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, ऐसा कुछ सुना है? वो एप्सिलॉन जीरो को क्या बोलते हो? नहीं, क्या बोलते हो? परमिटिविटी बोलते हो, परमिएबिलिटी बोलते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो ठीक है, वो भी बोल सकते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज permeability of free space. And by the way, you should know what is permittivity and permeability. I'll tell you sometimes later. बताऊंगा, उसका मतलब भी बताऊंगा. तो डिफाइन कर दिया. अब आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसके बाद आपको पता है, इसके बाद आपको पता है कुछ नहीं करना, ये उठाना, यहाँ से इसको साइड करना, ये 2 को हटाना, r को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना. फिर आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू, डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में आ गए, mu 0 by 4 pi I dl bar cross r bar upon r cube. Equation number 1 gives या 2 gives, जो भी है, equation number 1 gives vector form of Biot-Savart law. Clear यहाँ तक? Sure, right? अब anything that you learn, of course, has practical application. That is why we are learning. तो अभी क्या करना है? अभी ये करना है कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट इन्फिनाइट वायर है जिसमें करंट है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा सराउंडिंग स्पेस में? मैग्नेटिक फील्ड. तो अब हमको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन चाहिए ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट इन्फिनाइट वायर, राइट? तो लेट अस से, कैसे फाइंड करोगे? हाउ डू यू फाइंड दिस आउट नाउ? कैसे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड? कैसे फाइंड करेंगे? बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करेंगे, करेक्ट? राइट. कहां फाइंड करेंगे? सम पॉइंट, मतलब सबसे पहले एक पॉइंट चाहिए. लेट अस टेक सम पॉइंट P where you are supposed to find out magnetic field. ओके, गुड. तो ये P पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, कहीं भी ले सकते हो, wherever you want, जहां चाहिए वहां लो. मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा करता हूं, यहां ले लेता हूं. ओके, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड? करंट. करंट कहां से पास हो रहा है? हाँ, लेकिन फिर डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? वायर. कहां से? वायर से. कौन से पॉइंट से? सेंटर किसका? लेंथ एलिमेंट कहां लिया आपने? तो लेंथ एलिमेंट लो. तो फर्स्ट यू हैव टू टेक अ लेंथ एलिमेंट. तो यहाँ पे हमने एक लेंथ एलिमेंट लिया है, तो आई एम गोइंग टू टेक अ लेंथ एलिमेंट ओवर हियर. ये आ गया लेंथ एलिमेंट, राइट? सम लेंथ एलिमेंट. ऑफ कोर्स लेंथ एलिमेंट इज वेक्टर, तो दिस इज dl bar. Then what you did was connect the center of length element with that point P. Call this distance r. Good. Also, let us say the distance from the wire is
ये जो डिस्टेंस है वायर से इस पॉइंट का, ओके, इस डिस्टेंस को कैपिटल आर मान लेते हैं, मान लो। और मैं काम करता हूं, मैं बोल देता हूं कि इसको ओरिजिन, ये ओरिजिन है, तो लेंथ एलिमेंट के सेंटर से ओरिजिन तक जो डिस्टेंस है इसको मैं एल बोल देता हूं फॉर कन्वीनियंस। ओके, देन व्हाट वाज थीटा? व्हाट वाज थीटा? एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द पॉइंट एंड द लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट यहां पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो लेंथ एलिमेंट इज लाइक दिस, करेक्ट? तो दिस विल बी थीटा, राइट? और ये वायर कौन सा है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इन्फिनाइटली लॉन्ग, मतलब नो लिमिट, जीरो से कहां जा रहा है ये? इंफिनिटी, करेक्ट, राइट? यहां तक क्लियर? अब ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, जीरो से इंफिनिटी, नीचे नहीं जा रहा है, ऐसा तो चलेगा नहीं, नहीं चलेगा, तो नीचे भी सेम सिचुएशन होगा। So you will have the same, exactly same wire up to infinity extended downwards also. तो नीचे भी ये होना चाहिए, so it should be extended downwards also. Just a minute. Downwards extend होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो कर लेंगे इसको extend. Let us extend it downwards also. Let us keep it over here. ओके, तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेंथ एलिमेंट आगे पीछे ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये आ गया लेंथ एलिमेंट। गुड गुड, बट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया था, हमने पहले सिर्फ अपर हाफ देखा था। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हमने सिर्फ अपर हाफ, क्योंकि जो बुक में डेरिवेशन दिया है यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, क्या बोल रहे हैं उनको ही पता। तो एनीवेज, सो लेट अस सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। ये था आपका लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, और ये था डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट, और ये एंगल था थीटा। तो यहाँ पे आपके पास एंगल आया थीटा। यहां तक क्लियर? ऊपर जीरो से प्लस इंफिनिटी, तो नीचे जीरो से माइनस इंफिनिटी। अगर एक लेंथ एलिमेंट आप ऊपर ले रहे हो, उसमें से करंट पास हो रहा है, वो करंट यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो नीचे भी तो फिर लेंथ एलिमेंट हो सकता है, इसमें से भी करंट पास होगा, वो करंट पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। सेम डिस्टेंस एल, तो नीचे भी एल। तो हम क्या करेंगे, डबल डबल मेहनत करनी नहीं है, हम बोलेंगे चलो ठीक है, total magnetic field is magnetic field due to upper part plus magnetic field due to lower part. But wait a minute, this situation is symmetric. मतलब magnetic field due to upper part at point P is equal to due to lower part. मतलब total magnetic field is 2 times of du. Clear? Right? ये शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। मैथमेटिक्स तो आया नहीं, अभी मैथमेटिक्स आएगा। वेट वेट, अभी इंटीग्रेशन क्यों सीखते हैं, अभी समझोगे कि इंटीग्रेशन क्यों लगता है। ओके, डू यू रिमेंबर बायोट-सावर्ट लॉ? ये जो एलिमेंट था, ये जो लेंथ एलिमेंट था, उसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था, इट वाज μ0/4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। r मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्यूब r स्क्वायर, राइट? दिस इज ड्यू टू स्मॉल पार्ट, स्मॉल एलिमेंट। व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अपर पार्ट? इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू प्लस इंफिनिटी, क्योंकि जीरो फिर एक एलिमेंट, फिर एक एलिमेंट, फिर एक एलिमेंट, तो जीरो से इंफिनिटी तक। Good. So 0 to infinity dB. So this will be 0 to infinity. But what was dB? I, of course, μ0/4 pi है, उसको भूल के नहीं चलेगा, but ठीक है, μ0/4 pi I dl sin theta by r square. कॉन्स्टेंट्स को बाहर रखो और पहले कॉन्स्टेंट क्या है वो डिसाइड करो।
अगर गलत चीज को बाहर निकाल लिया तो गए। म्यू 0/4 पाई कांस्टेंट ही होता है, इसका तो चिंता है नहीं, करंट की चिंता है नहीं, वो कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 टू इंफिनिटी dl, आप इंटीग्रेट किस पे कर रहे हो, फिर dl को बाहर निकाल दिया तो फिर इंटीग्रेट तो लेंथ पे ही कर रहे हो ना, 0 से इंफिनिटी, तो dl को बाहर नहीं रखना, dl को बाहर रखे तो गए। साइन थीटा, वेट, अब अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल हियर 180 माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा। If I take sine of pi minus theta, opposite side upon hypotenuse. But do you remember sine of pi minus theta is sine theta? आ गया sine theta, capital R by small r. Put this here, capital R by small r. But ये small r square तो already था, right? R was distance of that point from wire, लेकिन कौन सा डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कांस्टेंट है। हमने पॉइंट को चेंज किया क्या, नहीं, तो डिस्टेंस r इज फिक्स। इफ डिस्टेंस r इज फिक्स इट विल गो आउट, म्यू 0/4 पाई I r, गुड। 0 to infinity dl by r cube, but wait a minute, L, R and small r makes right angle triangle, so r square is equal to L square plus capital R square, so r turns out to be L square plus R square का root, correct? R, तो इसलिए r को बाहर नहीं निकाला क्योंकि r के अंदर एक L स्क्वायर छुपा हुआ था, राइट? तो r क्या था आपके पास, L स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर का रूट। अगर इसका क्यूब करता हूं तो, राइट, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 3/2, इंफिनिटी, 0 to infinity, right? Good. How many of you have mathematics? So those who have raised hand, one of you need to tell me what is this integration. Mu 0/4 pi I r. This integration का standard, this is standard formula. dx upon x square plus a square raised to 3/2. This is L की जगह पे x. Integration 0 to infinity dx upon x square plus a square raised to 3/2. This is standard integral. Standard integral. Standard formula for integration. स्क्वायर रूट आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट आएगा। हाँ, पर मैंने नोटेशन चेंज किए हैं। आपको अगर यहाँ पे L लिखना है तो L लिखो, A की जगह पे R लिखो। यहाँ पे DL था, यहाँ पे L था, यहाँ पे R था, तो जहां जहां A है वहां R जाएगा, जहां X है वहां पे L आएगा। दैट इज ओके। देन यहाँ पे आता है आपके पास एक L, और यहाँ पे देयर इज समथिंग, व्हाट समथिंग, R स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो ये पूरा का पूरा हटा के यू विल बी राइटिंग डाउन दिस L स्क्वायर, L अपॉन R स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 0 टू इंफिनिटी। लिमिट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? अभी मुझे बताओ, जब इंटीग्रेशन लिखा तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल कौन सा है? L, राइट? अगर इस फॉर्मूला में L बचा तो लिमिट्स काम के, अगर L बचेगा नहीं तो कहां से काम में आएंगे, राइट? गुड। तो कैसे नहीं बचेगा देखो, और टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट बोल दिया, हाँ ये आता है 1 by this this this, खत्म। दैट इज नॉट 1 by this and end, यू नीड टू नो कहां से आया। सो बाय द वे ये एक और ये एक, गुड गुड। व्हाट वाज लेंथ ऑफ द वायर यू यूज्ड? इंफिनिटी, वेरी गुड। और ये जो डिस्टेंस है कितना ही होगा?
2 मीटर, 3 मीटर, मैं 3 मीटर बोल रहा हूँ, 30 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर बहुत हो गया, बट इन रियलिटी यू टेक वेरी नियर. क्यों? व्हाई नियर? As the distance increases, magnetic induction decreases. मतलब R normally it is very very small. Then ये क्या है? वायर का length. So in reality R is very very less than L. मान लो ये 1 तो ये 1000. What is 1 square plus 1000 square? Roughly 1000 square. Correct? तो अगर ऐसा है, therefore you can say r square plus l square is approximately equal to l square. अगर ऐसा है तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड अपर पार्ट, भूलना मत, अपर पार्ट, लोअर की तो बात ही नहीं की हमने, करेंगे बाद में. तो दिस इज म्यू 0 बाय 4 पाई आई आर एल बाय आर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज एल स्क्वायर. इसका रूट मतलब दिस इज जस्ट एल, 0 टू इंफिनिटी, कैंसल. और ये आर स्क्वायर को पहले ही कैंसल कर दिया है तो वापस मैं नहीं लिखूंगा. करेक्ट? राइट? अब जब इंटीग्रेशन का वेरिएबल ही कैंसल हो गया तो लिमिट्स किस काम के? कुछ नहीं. तो आपको मिलेगा यहाँ पे अपर पार्ट से कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक फील्ड as mu0 by 4 pi I by r. So total magnetic field will be 2 times of upper plus lower, but lower और upper का contribution same है, symmetric situation है. तो 2 mu0 by 4 pi I by r1 and 2. Correct? पर नॉर्मली ये कैंसल नहीं करती. लॉजिकल भी है, कैंसल क्यों नहीं करेगी? यू नो व्हाई? इसकी वैल्यू मैंने बताई 10 पावर. So that is why normally they write it this way, mu0 by 4 pi 2 I by r. This is magnetic field at a distance of r, capital R, perpendicular distance from a long straight wire carrying current I. Clear? Good. तो ये टॉपिक मैं वापस रिपीट करूंगा in the next session. So we'll stop here for today.